नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आपका विस्तार न्यूज़ में बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। वो 2004 से लेकर 2023 तक जबलपुर के सांसद रहे हैं, तकरीबन 4 टर्म पूरे। उसके बाद फिर 2018 से 2020 तक मध्य प्रदेश की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इन दिनों मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सिंह जी। राकेश सिंह जी, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। इतना लंबा राजनीतिक अनुभव, आप लोकसभा में लंबे समय तक रहे, लगातार 4 टर्म बीजेपी के सचेतक रहे और उसके बाद फिर ये जो रोल आपको मिला है, यानी हम लोग तो कहेंगे कि एक छोटे जूते में बड़ा पैर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम हमेशा कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हैं। कार्यकर्ता के लिए नेतृत्व तय करता है कि हमारी भूमिका क्या होगी और नेतृत्व सोच समझकर कार्यकर्ता की भूमिका, उसकी जिम्मेदारी को निर्धारित करता है और कार्यकर्ता के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस भूमिका के साथ हम न्याय करें। तो उस दृष्टि से मैं पार्टी के जिलाध्यक्ष से, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रूप में मेरी शुरुआत हुई थी और तब से लेकर फिर संगठन में प्रदेश में उपाध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा में चीफ व्हिप और फिर उसके बाद विधानसभा। तो कोशिश मेरी हमेशा से ये रही है कि पार्टी ने जब जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँ। मगर अब जो आपको जिम्मेदारी मिली है, आप जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं वो आपसे बहुत ही जूनियर हैं, तो कैसा कंफर्ट लेवल रहता है आप लोगों का? नहीं, हमारा कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में हम लोग इस धारणा के साथ काम करते हैं कि हमारी जिम्मेदारियों के साथ ही ये तय होता है कि हमारी सीनियरिटी या जूनियरिटी काम के अनुभव के साथ नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी के साथ हमें निभाना है। तो उस दृष्टि से अगर मैं मध्य प्रदेश में मिनिस्टर हूँ, मंत्री हूँ, तो मोहन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं इसलिए हमारे नेता हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी का चेहरा है, तो जब वो पार्टी का चेहरा है तो स्वाभाविक है कि वो हम सबके नेता हैं। तो इस लिहाज से मुझे कहीं कोई संकोच कभी नहीं रहा है। पार्टी जब भूमिका तय करती है तो उस भूमिका के साथ न्याय करना ये एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और कहीं किंचित मात्र भी हमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। 2023 के चुनाव में जब बीजेपी ने खास रणनीति के तहत आप तमाम सांसदों को, जो बड़े बड़े चेहरे थे मध्य प्रदेश के, आप हुए, प्रहलाद पटेल हुए, कैलाश विजयवर्गीय हुए, गणेश सिंह हुए, नरेंद्र तोमर जी हुए, तो इन सबको एक खास रणनीति के तहत भेजा था और ऐसा लगा था कि आप ही में से कोई बनेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। तो आप लोगों को क्या पहले मालूम था कि रोल क्या होगा आप लोगों का? देखिए, मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता के नाते ये जानकारियां लेना भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। जो निर्धारण नेतृत्व ने किया उस भूमिका के लिए आगे बढ़ना, उस भूमिका के साथ न्याय करना। और इसलिए जब विधानसभा चुनाव लड़ने की बात आई थी तो नेतृत्व ने हमें ये निर्देशित किया कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है, परिस्थितियां विपरीत हैं, आप लोगों को चुनाव के मैदान में उतरना है। तो उसमें कम से कम मैंने तो कभी नहीं पूछा कि हमारी भूमिका क्या होगी। पार्टी का जो निर्देश था उसका पालन किया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मंत्री पद की हमारी भूमिका होगी कि नहीं होगी और इसलिए किसी और भूमिका के बारे में पूछने या समझने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं। मगर आपके कार्यकर्ताओं ने और आपके मतदाताओं ने तो माना था कि आपको मत देने का मतलब मुख्यमंत्री को वोट करना है। मैंने कहा ना कि ये जनता का स्नेह है, कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, ताकत है, लेकिन ये सब कुछ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के कारण है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर हमारी भूमिका का निर्धारण कर रहा है तो एक तरह से वो हमारे कार्यकर्ताओं की भी वही राय होगी और जनता के बीच में भी उसी भूमिका के साथ हम उतरेंगे और इसी को मानकर उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। बड़ी एक बड़ी भूमिका के लिए तैयारी तो चली रही है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जो भूमिका हमारी आज है इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। और आज मैं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट में मिनिस्टर हूँ, उनका सहयोगी हूँ। तो हमारी भूमिका है कि सरकार अच्छे से चले, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से हो। जिस विभाग की जिम्मेदारी मेरे पास है उस विभाग के कार्यों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें, तो उसी भूमिका का निर्वहन की हमारी कोशिश है। बिल्कुल। आपकी एक भूमिका और रही थी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की 2018 से 2020 तक, और उस दरमियान भी हमने आपका कार्यकाल देखा है। तो
जो नए अध्यक्ष बने हैं हेमंत खंडेलवाल जी, कैसा आपको लग रहा है कि आपकी बार वीडी शर्मा है, हेमंत जी आए, उनकी कुछ दिनों पहले आपसे मुलाकात भी हुई है, तो किस रूप में देखते हैं या किस तरीके से आप उनको, आपने काफ़ी पहले से देखा होगा उनको, कैसे नेता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुझसे पहले भी सभी प्रदेश अध्यक्षों ने, जिन मैंने उनमें से कईयों के साथ काम किया है, तो उन सब ने भी बहुत श्रेष्ठता के साथ में अपनी भूमिका निभाई थी। मेरे बाद जो अध्यक्ष बने हैं वो सब भी अपनी भूमिका बहुत कर्मठता के साथ निभाई है, और वर्तमान में जिन्हें दायित्व मिला है उनके पास भी माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के पास भी संगठन का एक लंबा अनुभव है, एक वैचारिक पृष्ठभूमि है। तो उस दृष्टि के साथ में मैं ये मानता हूँ कि नेतृत्व ने सोच समझकर ये निर्णय किया है, और निश्चित ही हेमंत जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में न केवल पार्टी की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ उनका समन्वय भी बहुत बेहतर है, और आने वाले समय में इसका लाभ निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा। वो जो नई कार्यकारिणी बनाने वाले हैं, तो आप लोगों से कुछ सलाह मशविरा कर रहे हैं, आपसे मुलाकात भी हुई है? हमारी परंपरा है पार्टी में कि हम लोग बहुत बार साथ में बैठते हैं। जब जिस विषय पर पार्टी को आवश्यकता होती है कि उस पर सलाह मशवरा करना है, चर्चा करना है, तो ऐसे सभी आवश्यक विषयों पर हमारी चर्चाएं जरूर होती हैं। यानी कि चर्चा चल रही है। अब लौटते हैं आपके विभाग की तरफ। आपका विभाग भी काफ़ी वजनदार विभाग है, और ऐसा विभाग है जिसमें बदनामी ज़्यादा है, या थोड़ा वो ऐसा विभाग है जिसमें गड्ढे ज़्यादा होते हैं, और फिर आपको बोलना ही पड़ता है कि सड़क है तो गड्ढे होंगे। देखिए, इसको सीधे तौर पर अगर हम कहें तो ऐसा मानना चाहिए कि चुनौती से भरा एक काम है, और जब हमारे नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चुनौती से सामना करने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो फिर ये हमारी भूमिका है कि उसके साथ में हम न्याय करें। स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं है। सड़कें हमेशा से ही चुनौतियों पर कसती रही हैं, गड्ढों से भरी रही हैं, तो गड्ढों से भरी रहती है। स्वाभाविक है, सीधे तौर पर अगर कहें तो कहीं ना कहीं ये विषय विशेष रूप से जब वर्षा काल आता है तब ये विषय बहुत हो जाता है। लेकिन फिर भी एक ज़माना था जब गड्ढों में सड़कें ढूंढना पड़ती थी, लेकिन आज फर्क देखिए कि आज सड़कों में अगर गड्ढे होते हैं तो मीडिया में भी सुर्खियों में होते हैं, हम सवाल और चर्चा का विषय भी होते हैं, और उस पर सवाल भी आते हैं। तो ये फर्क आया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ है, और जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। सड़कें फिर सभी की होती हैं, सड़कें केवल पीडब्ल्यूडी या लोक निर्माण विभाग की अकेले नहीं, सड़कें शहरी क्षेत्र है तो स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम की सड़कें होंगी, फिर ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण विकास विभाग की अपनी सड़कें होती हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत की सड़कें होती हैं, फिर नेशनल हाईवे होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब सड़क की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से पीडब्ल्यूडी अब शायद ज़्यादा ध्यान में आता है, निशाने पे होता है। मगर अच्छा है कि आपने उस विभाग की जो बड़ा परंपरागत, पुश्तैनी, पुराने तरीके से काम करने वाला विभाग था, उसकी ब्रांडिंग आपने कुछ बदलने की कोशिश की है। एक नया स्लोगन दिया है कि लोक निर्माण से लोक कल्याण। इसके पीछे क्या सोच रही है आपकी? देखिए, मेरा मानना था ये विभाग एक तरह से देखा जाए तो चुनौतियों का सामना करते करते ये अपनी छवि को लेकर ही जूझ रहा था, और कहीं ना कहीं हमारे जो इंजीनियर्स हैं निश्चित रूप से वो बेहतर काम करने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन इस तरह की चुनौतियां और टारगेट पर रहने के कारण इनके अपने मनोबल पर भी इसका फर्क पड़ता ही है। तो जब मुझे जिम्मेदारी इस विभाग की मिली तो सबसे पहले मैंने यही कार्य किया था कि मैंने इसकी टैगलाइन तय की थी, लोक निर्माण से लोक कल्याण, और वास्तव में ये हमारी भूमिका है। एक विभाग के नाते हम लोक कल्याण के ही कार्य कर रहे हैं। सड़कें बनती हैं तो लोक कल्याण का काम है, पुल बनते हैं तो लोक कल्याण का काम है, और उसके साथ साथ बनने वाली कोई बिल्डिंग, कोई भवन जो किसी स्कूल, अस्पताल के रूप में उपयोग होती है, वो भी लोक कल्याण का कार्य है। तो हमारे इंजीनियर्स को, हमारे विभाग को हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो लोकहित और लोक कल्याण का कर रहे हैं, और इस भूमिका के साथ ही वो मैदान में उतरें। और ये तभी होगा कि जब विभाग के साथ, विभाग के चिन्ह के साथ, विभाग के नाम के साथ हमेशा उनके मन मस्तिष्क पर अंकित रहेगा कि लोक निर्माण से लोक कल्याण, और लोक कल्याण की भूमिका में ही उन्हें उतरना है। इस दृष्टि से हमने इसको तय किया था, और मुझे खुशी है कि थोड़ा समय लगा, लेकिन आज सब जगह आपको जहाँ भी लोक निर्माण विभाग दिखाई देता है तो लोक
निर्माण से लोक कल्याण भी वहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है, और हमारे इंजीनियर्स ने उसके साथ तालमेल बनाया है और अपनी उस भूमिका में वो बहुत ताकत के साथ में आ रहे हैं। एक सड़कों की हम लोग बात करते हैं तो सड़कों की बात खासकर महाराष्ट्र की जाती है। वहाँ पे एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, नितिन गडकरी जी ने किया है। आपके तो संसदीय काल में आपके सहयोगी भी रहे हैं, तो क्या कभी आप उनसे भी सलाह मशवरा आपकी होती है कि एक क्या उन जैसे टैगलाइन पे आप भी आगे चलें? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बल्कि हम कहें कि आज़ादी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में वास्तविक काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है, और उसी दृष्टि से भूतल परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने अपनी जिम्मेदारी को जिस ढंग से निभाया है वो एक तरह से मिसाल है। और मैंने उनके साथ काम किया है, और उनके कारण जबलपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर किया है। तो स्वाभाविक है कि उनसे मार्गदर्शन भी हम लेते हैं, उनसे हम लगातार सीखने की कोशिश भी करते हैं, और उनका साथ होना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मैं ये मानता हूँ कि एक बड़ी ताकत है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ चारों तरफ से देश के बीच में है, चारों तरफ से सड़कें ही सड़कें हैं। तो आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी मध्य प्रदेश को और कहाँ आगे जाने की ज़रूरत है, या हम कहाँ पिछड़ गए कि जो अभी भी हम एक ऐसा हब नहीं बना पाए देश का कि पूरे देश के सारे कंटेनर्स यहीं बने, यहीं हब हों, बाकी बदनामी ज़्यादा हुई। हालांकि अब रोडें सुधर रही हैं, कहाँ हम लोग चूक कर गए और क्या करने जा रहे हैं आप? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक समय था कि मध्य प्रदेश को सड़कों के मामले में आमतौर पर ये कहा जाता था कि महाराष्ट्र से निकल के और जैसे ही गड्ढा आए तो आप मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में आ गए। आप किसी और राज्य से आ रहे हैं और जैसे ही खराब सड़कें मिले तो आप मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में आ गए। ये एक छवि थी, और इस छवि के साथ मध्य प्रदेश को लंबे समय तक जूझना पड़ा। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहले माननीय उमा भारती जी, फिर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, और उसके बाद में अब डॉक्टर मोहन यादव जी, तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कायाकल्प हुआ है, आज मध्य प्रदेश के बारे में लोग अब ये कहते हैं कि अब ये लगता है कि जब मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश हम करते हैं तो हमें सड़कें ये बता देती हैं कि अच्छी सड़कें आ गई, यानी मध्य प्रदेश आ गया। तो ये बड़ा परिवर्तन है। आज लगभग लोक निर्माण विभाग की सड़कें ही करीब करीब 80,000 किलोमीटर की हो चुकी हैं, और बहुत तेज़ी के साथ में परिवर्तन आया। आज प्रतिदिन हम 15 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। तो एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। मगर सड़क से बात फिर हम लोग कर रहे हैं कि पुल का काम भी आपके पास है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुल से भी बनता है। आपके जबलपुर में प्रदेश का तो सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन ही रहा है, उसमें कहाँ कब तक उसका शिलान्यास होगा, क्यों वो अटक गया है? क्योंकि बहुत बड़ा नहीं, अटका नहीं है। देखिए, जब शहर के भीतर आप पुल का निर्माण करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आपको कोई खाली स्थान पर पुल नहीं बनाना है। यदि आपको किसी खाली स्थान पर कोई पुल बनाना है तो वो कठिन काम नहीं है। आपने समय सीमा तय की है, 1.5 साल 2 साल, हो सकता है उसके 2 महीने पहले बन जाए। लेकिन एक घनी आबादी के शहर के बीच में जब आप पुल का निर्माण करते हैं तो आपको हर पिलर के साथ नई चुनौतियां आती हैं। आपको कठिनाइयाँ आती हैं, अतिक्रमण की कठिनाइयाँ आती हैं, ट्रैफिक की कठिनाइयाँ आती हैं, फिर बहुत कारणों से लोग कोर्ट चले जाते हैं, वो काम रुक जाते हैं, स्टे लगता है। उनसे कोर्ट में जाकर इस बात को प्रस्तुत करना कि आप जो काम कर रहे हो वो ठीक दिशा में कर रहे हो, ठीक उद्देश्य से कर रहे हो, इन सब में बहुत समय लगता है। तो इन सारी चुनौतियों का सामना जबलपुर में भी करना पड़ा है। लेकिन मुझे खुशी है कि जबलपुर के सारे जनप्रतिनिधि इस मामले में एकजुट रहे हैं, और जबलपुर की जनता भी रही है, और इस तरह के जो हर्डल आए उनसे निपटते हुए अभी मुझे लगता है कि लगभग 3.5 साल का समय हो रहा है, पूरा हो रहा है, 4था साल चल रहा है। तो हम अब उसका जल्दी ही लोकार्पण करने की स्थिति में आ रहे हैं। अंतिम कार्य उस पर चल रहे हैं। एक लोड टेस्टिंग का काम होता है, उसके बगैर उसका सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता। तो अब लोड टेस्टिंग की स्टेज में हम आ गए हैं। लगभग 20 दिन की वो लोड टेस्टिंग होती है, और उसके बाद उसका लोकार्पण हो जाएगा। लेकिन फिर भी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, और जिसके ऊपर रेलवे लाइन के ऊपर देश का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज भी हो, उस पुल का निर्माण इतने कम समय में इन चुनौतियों के बाद में हो जाए,
ये भी कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां इस स्तर के पुल बने हैं उनमें 5 साल और 6 साल का समय भी लगा है। लेकिन हम फिर भी उस दृष्टि से हमें और पहले करना चाहिए था, लेकिन अगर वो चुनौतियां सामने नहीं आती तो शायद और भी पहले कर लेते, लेकिन अब हम पूर्णता की स्थिति में आ गए। हम लोगों ने वो वीडियो देखे हैं, बड़े चौंकाते हैं वीडियो वो, कि इतना अच्छा पुल, हाई क्लास पुल क्या मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है। तो निश्चित ही वो आपका एक बड़ा काम है जो मध्य प्रदेश। मुझे खुशी है कि दूसरे राज्यों में भी लोग उस पुल की चर्चा करते हैं, उसकी क्वालिटी की चर्चा करते हैं, उसकी डिज़ाइन की चर्चा करते हैं। तो हम ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स में बहुत अच्छी क्षमता है। उसका अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे पुलों का निर्माण भी हम कर सकते हैं जो पूरे प्रदेश के लिए और देश के कई राज्यों के लिए आदर्श है। मगर कुछ पुल मध्य प्रदेश में ऐसे बने जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई, चाहे वो 90 डिग्री वाला पुल हो या जेड डिग्री वाला। तो ये कैसे हो जाता है? दोनों में दरअसल में इनकी चर्चा ज़्यादा हो गई। वास्तविकता से वो परे है। जो 90 डिग्री है वो भी 90 डिग्री नहीं है, वो 114 डिग्री, उससे कुछ ज़्यादा ही है। तो और दूसरी बात, 90 डिग्री होना कोई गलत बात नहीं है। कभी इस बात पर कभी शायद ना किसी मीडिया में इस पर कभी चर्चा हुई, ना ही लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया। लेकिन जो तकनीकी रूप से इन चीज़ों को जानते हैं वो उस बात को ये भी मानते हैं कि 90 डिग्री आप किसी भी शहर में चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए जिनको आप तकनीक की दृष्टि से बहुत बेहतर मानते हैं, वहाँ अनेकों 90 डिग्री के पुल और 90 डिग्री के चौराहे तो आपको मिलेंगे ही। चौराहे तो होते हैं। और हर जगह ये इसलिए होता है क्योंकि आप शहर के बनने के बाद सड़कों का या पुलों का निर्माण करते हो, तो जो उपलब्ध जगह है उसी में उस कार्य को आपको करना पड़ता है। और यहाँ नहीं, मैं तो कहता हूँ मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर और दुनिया भर में विकसित देशों में भी 90 डिग्री की संरचनाएं हैं। 90 डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है रोड सेफ्टी और सेफ्टी मेजर्स का पालन उसमें किया गया है कि नहीं। तो आमतौर पर इसमें टर्निंग रेडियस की बात आती है कि टर्निंग रेडियस कितना होना चाहिए, तो कम से कम 15 मीटर होना चाहिए। इस पुल में जिसको 90 डिग्री के रूप में पूरी में चर्चा हुई है देश भर में, उसमें 20 मीटर से ज़्यादा का टर्निंग रेडियस है और इसलिए उसको कहीं से भी उस दृष्टि से गलत नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, सुपर एलिवेशन होता है कि जहाँ टर्निंग है वहाँ रोड उठाव के साथ में बनना चाहिए, तो वो सुपर एलिवेशन भी उसमें पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन कहीं कुछ खामियां रही हैं। जब पुल इस तरह के बनते हैं, रेलवे ओवरब्रिज बनते हैं, तो उसमें रेलवे और विभाग, जो विभाग बना रहा है, उनके बीच का समन्वय बेहतर होना चाहिए। अगर वो समन्वय ठीक से नहीं है तो संदेश भी गलत जाएंगे और इस तरह की चुनौतियां भी आएंगी। और अगर वो समन्वय आपने नहीं बनाया तो जिम्मेदारी के रूप में आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो उसके साथ साथ पुल का ग्रेडियंट भी होता है, उसको कितनी ढाल पर आकर उतारना है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है, उसकी चिंता हुई कि नहीं हुई। तो इन कारणों से, इनमें से कुछ चीज़ों के कारण हमें विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई भी करना पड़ी है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उसमें 90 डिग्री जैसी कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात आती है इंदौर का जेड। अभी तो ब्रिज ही नहीं बना। जो ब्रिज बना ही नहीं है उसको जेड श्रेणी का ब्रिज के रूप में उसकी ख्याति होने लगी, उसकी चर्चा हो गई, उस पर कमेंट्स आने लगे। आजकल सोशल मीडिया अपने आप में एक ऐसी ताकत है कि जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसलिए उस पर जो कमेंट आते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके अनुकूल हो, तो और उस पर कोई कुछ भी कह सकता है। अभी वो पुल ही नहीं बना, अभी केवल उसकी डिज़ाइन तैयार हो रही है। और जब शहरों में घनी बस्ती के बीच में या बड़ी आबादी के शहर के बीच में जब इस तरह के कार्य होते हैं, तो बनने के साथ जैसी जैसी चुनौतियां आती हैं उसके अनुसार वहाँ पर संशोधन होते जाते हैं। एक साथ सारे निर्णय आप नहीं कर पाते पहले ही। तो इसलिए एक तो वो जेड डिग्री नहीं है, उसमें कम से कम 3 लैग और उतर रहे हैं, इसलिए उसको जेड के आकार का तो ब्रिज माना ही नहीं जा सकता। और कहीं से भी उसके जो अभी तक ड्राइंग डिज़ाइन तैयार हुई है, आईआईटी के इंजीनियर्स ने या वैज्ञानिकों ने भी उसको कहीं से भी अभी गलत नहीं माना है। मगर आपके आने के बाद से ये तमाम सड़कें और पुल को लेके एक बहुत अवेयरनेस लोगों में आई है और मुझे लगता है आपके विभाग में भी आई होगी, जो आइंदा ऐसी जो भी छोटी छोटी कमियां हों उनको दूर किया जाए। तो आपने क्या मैसेज दिया है अपने अधिकारियों को?
देखिए, हमने सबसे पहले तो जब लोक निर्माण से लोक कल्याण का मार्ग पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जनता परेशान होती है, सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती। तो मैंने एक ऐप के निर्माण का निर्णय किया था। उस ऐप का नाम रखा लोकपथ। जी। वो ऐप हमने बनाया और उस ऐप में ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल पर उसको डाउनलोड कर सकता है और अगर वो उस ऐप को डाउनलोड कर लेगा और पीडब्ल्यूडी की किसी सड़क पर, मैं कहता हूँ पीडब्ल्यूडी, अगर पीडब्ल्यूडी की सड़क पर गड्ढा है और वो अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींचेगा तो वो जियो टैग्ड होगा। सीधा वो उसी क्षेत्र के उस इंजीनियर के पास जाएगा जिसको वो गड्ढा भरना है और उस इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि उसके पास जैसे ही फोटो आ गया तो 7 दिन के अंदर उस गड्ढे को भरे और वापस से रिपेयर की हुई सड़क का फोटो डाले ताकि शिकायतकर्ता को भी मालूम हो सके और विभाग को भी मालूम हो सके कि वो गड्ढा भर दिया गया। तो एक तरह से हमने जनता के साथ जिम्मेदारी तय की और खुशी है मुझे कहते हुए कि केवल 5 महीने हुए थे इस ऐप को बने हुए और कौन बनेगा करोड़पति जैसे एक बड़े मंच पर उसकी चर्चा हो गई। देश में प्रमुख जो नाम है अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने इसका उल्लेख करते हुए प्रश्न पूछा जो ये साबित करता है कि इस ऐप की भूमिका देश में क्या है। इसके बाद कई राज्यों ने इस ऐप को देख के अपना ऐप बनाया और अब हम वो 7 दिन के टाइम पीरियड को 4 दिन करने जा रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़ा है उसके मुताबिक उस ऐप में अब तक 7800 से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें से 90% से ज़्यादा का समाधान हुआ। 97 कुछ शिकायतें उसमें हम और संशोधन कर रहे हैं, उसको और जिम्मेदार ऐप के रूप में हम ला रहे हैं। अभी क्या होता है कि आमतौर पर लोग उसमें शिकायत उन गड्ढों की भी डाल देते हैं जो पीडब्ल्यूडी की नहीं है, लेकिन अभी तक उनके पास चूंकि मैसेजिंग नहीं जा रही होती थी और उनको ये उत्तर नहीं मिल रहा होता था कि ये सड़क इसमें नहीं है या फिर कोई सड़क ऐसी है जो निर्माणाधीन है और अगर वो निर्माणाधीन है तो स्वाभाविक है कि वो बेहतर सड़क के रूप में नहीं हो सकती, तो उसके बारे में भी ये सूचना उस तक नहीं पहुंचती थी। तो अब हम मैसेजिंग का भी उसमें प्रावधान करने जा रहे हैं और हमारी सारी सड़कों की मैपिंग हो रही है, जीआईएस मैपिंग हो रही है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है अथवा नहीं। इसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारे सुधार किए हैं। मैंने उसके बाद में अपने सभी चीफ इंजीनियर्स को अलग अलग राज्यों में भेजा था कि आप वहाँ जो नवाचार हैं उनको देख कर आइए और उनको सीख कर आइए, खासतौर से उन राज्यों में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा माना जाता है। तो हमारे एक चीफ इंजीनियर ने तेलंगाना से मुझे फ़ोन करके कहा कि सर हम जहाँ पर आए हैं वहाँ डामल की या बिटुमिन की सड़क है, ये 6 साल पहले बनी है लेकिन लग रहा है कि ये 6 महीने पहले बनी है। तो मैंने कहा मुझे मत बताइए, यही देखने के लिए हमने आपको भेजा है। फिर वो लौट के आए, बाकी राज्यों से भी इंजीनियर्स लौट कर आए। हमने सारी जगहों के तकनीक का अध्ययन किया और उसके बाद मैं सारे चीफ इंजीनियर्स को लेकर खुद गुजरात गया और गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, समझा। 2 दिन हम लोग वहाँ पर रहे, वहाँ के इंजीनियर्स के साथ में चीज़ों को समझने की कोशिश की कि किस किस तरह से वहाँ की कार्यशैली क्या है, नवाचार क्या है। इन सबको मिलाने के बाद में हमने अपना भविष्य का रोड मैप तैयार किया है। उसके साथ हमने तय कर लिया था कि हर महीने 2 दिन 5 तारीख और 20 तारीख ये हम औचक निरीक्षण रखेंगे, रैंडम इंस्पेक्शन, और उसमें चीफ इंजीनियर सड़कों पर उतरेंगे और वो चीफ इंजीनियर को पहले से नहीं पता होगा कि उसको कहाँ जाना है। अच्छा। यानी 5 तारीख को इंस्पेक्शन है तो 3 तारीख को सॉफ्टवेयर ये निकाल के बताएगा, हो सकता है कि भोपाल के चीफ इंजीनियर को रीवा जाना पड़े और ये हो सकता है कि रीवा का जो चीफ इंजीनियर है उसको इंदौर आना पड़े। तो उनको ये नहीं पता होगा, वो 3 तारीख को ही पता चलेगा। जब वो वहाँ से मूव कर जाएंगे तो 4 तारीख को दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको ये जानकारी मिलेगी कि कौन से 5 कामों का उनको निरीक्षण करना है। फिर वो उन 5 कामों का निरीक्षण मौके पर जाकर करेंगे और जो सैंपल लेंगे वो सैंपल भी उसकी जो पैकिंग होगी वो QR कोड के माध्यम से उसकी पहचान होगी। यानी जिस लैब में हम उसको भेजेंगे तो लैब के लोगों को नहीं पता होगा कि ये सैंपल किस जगह का है और भेजने वाले को ये नहीं पता होगा कि उसका भेजा गया सैंपल किस लैब में गया है। तो जो मैनेजमेंट कई बार आरोप लगते थे वो आरोप भी इससे मिलीभगत के आरोप लगते थे। मैंने कहा कि जो मैनेजमेंट की बात आती थी, मिलीभगत की बात आती थी, वो भी अब उसमें नहीं लगेगी। तो हर महीने 5 तारीख और 20 तारीख को हमारा पूरा विभाग सड़कों पर होता है और उसका परिवर्तन आया है, बहुत तेजी के साथ परिवर्तन। एक तो हमने क्या किया है कि जो बिटुमिन को लेकर
बात आती थी कि सबसे बड़ी बात आती है, हम भी ये मानते हैं कि सड़कें खराब होती हैं, बिटुमिन की क्वालिटी अच्छी नहीं है इसलिए। तो हमने तय कर दिया जिसको हम लोग डामर बोलते हैं। जिसको डामर बोलते हैं, तो उसको तय कर दिया कि अब केवल सरकारी रिफाइनरी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ही इसको अब खरीदा जाएगा। किसी प्राइवेट कंपनी से किसी भी प्राइवेट कंपनी से या वेंडर से इसको अब हम नहीं खरीदेंगे। लोग कोर्ट चले गए, लोग कोर्ट में गए और वहाँ से स्टे मिल गया। तो अब हमने उसको टेंडर की शर्तों में ही डाल दिया है, विशेष शर्तों में उसको लेते हुए हमने उसमें डाल दिया है, ताकि अब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और बिटुमिन भी अगर किसी भी रिफाइनरी से निकल रहा है तो वो भी अब एक डिजिटल लॉक के साथ निकलेगा। यानी जब वहाँ से निकलेगा तो जहाँ पहुँचना है वहाँ के इंजीनियर के पास एक OTP आएगा। जब वो गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी, टैंकर पहुँच जाएगा, तो एक OTP आएगा। उस OTP के माध्यम से वो डिजिटल लॉक खुलेगा। तो इसका मतलब मिलावट की सारी संभावनाएं उसमें समाप्त हो गई हैं। उसके बाद भी अगर मिलावट होती है तो वो इंजीनियर उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। तो ये बिटुमिन का भी हमने तय कर दिया कि अब बिटुमिन केवल सरकारी रिफाइनरी से खरीदा जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इन बदलावों के कारण आने वाले सालों में, 1-2 सालों में हम भी यहाँ कह सकने की स्थिति में आएंगे कि मध्य प्रदेश में भी बिटुमिन की सड़कें 5 साल और 6 साल तक चलती हैं। इसके अलावा हमने अपने इंजीनियर्स की जिम्मेदारी भी तय की है। ये जो औचक निरीक्षण होते हैं, तो ये केवल निरीक्षण नहीं है, इनमें कार्रवाई होती है। अगर उसमें गुणवत्ता पर फर्क हमको दिखाई दिया तो कॉन्ट्रैक्टर पर भी कार्रवाई हुई है। 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं और लगभग इतनी ही संख्या में हमारे इंजीनियर सस्पेंड हो चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जो चल रही है। लेकिन हमें इससे खुशी नहीं है। हम अपने इंजीनियर्स को ब्लैक लिस्टेड करके या इंजीनियर्स को सस्पेंड करके या कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्टेड करके खुश नहीं है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक संदेश तो स्पष्टता के साथ देना ही है कि हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन अगर हम नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि आपने अच्छे काम की गारंटी के साथ वो काम लिया तो अच्छी क्वालिटी का काम करके दीजिए। हमारे इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि अगर इंजीनियर के पास वो काम है तो गुणवत्ताहीन काम नहीं होना चाहिए। और इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार में क्वालिटी के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस दृष्टि से हम ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मगर उद्देश्य केवल एक है कि सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और इसके साथ हम ये भी तय कर रहे हैं, केवल पनिशमेंट नहीं, हम पुरस्कारों की घोषणा भी करने जा रहे हैं कि जो अच्छा काम करने वाले इंजीनियर होंगे, जो अच्छा काम करने वाले ठेकेदार होंगे, हम उनको पुरस्कृत भी करेंगे। इसके साथ और हम जो करने जा रहे हैं, हमने ये भी तय किया है कि आमतौर पर माना जाता है सड़कें बनती हैं तो पर्यावरण को नुकसान होता है। तो अब हमने तय किया है कि पर्यावरण की भरपाई भी लोक निर्माण विभाग को करना चाहिए। तो अब जो सड़कें आने वाले समय में बनेंगी, हर 1 किलोमीटर पर एक रिचार्ज बोर हम बनाने जा रहे हैं। अगर 1 किलोमीटर पर गुंजाइश नहीं है तो 2 किलोमीटर पर 2 बनेंगे, और 2 पर गुंजाइश नहीं है तो 3 किलोमीटर पर 3 रिचार्ज बोर बनाना ही पड़ेंगे। वो रिचार्ज बोर इसलिए कि सड़कों का पानी जो आता है वो बहकर नालों के माध्यम से ना निकले, बल्कि वो धरती को रिचार्ज करे पानी की दृष्टि से। इसके साथ साथ हमने तय किया है कि जहाँ से मिट्टी निकाली जाती है, कॉन्ट्रैक्टर मिट्टी कहीं से भी निकाल लेते हैं, मलमार आते हैं और मिला देते हैं, सड़कें बना देते हैं। तो अब ये तय किया है कि जहाँ से भी मिट्टी निकलेगी वहाँ एक सरोवर बनाना पड़ेगा। 10 किलोमीटर से अधिक लंबाई की कोई भी सड़क है तो उसमें उनको एक तालाब बनाना पड़ेगा। यानी मिट्टी कलेक्टर से अनुमति के साथ उस खास जगह से निकाली जाएगी और वहाँ एक तालाब बनेगा, उसका नाम होगा लोक कल्याण सरोवर। ये 500 से ज़्यादा लोक कल्याण सरोवर अभी बन चुके हैं। अब चूंकि आने वाले समय में ये कार्य का ही इससे हिस्सा होने वाले हैं, हमारे एसओआर में आ चुका है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले समय में हजारों की संख्या में बनने वाले लोक कल्याण सरोवर ये पानी के लेवल को हर जगह पर बेहतर करेंगे। तीसरा हमने तय किया है कि पेड़ कटते हैं, जब हम रोड बनाते हैं तो पेड़ कटते हैं। 1 मीटर से अधिक व्यास का कोई भी पेड़ होगा तो ये निर्णय किया है कि ट्री कटिंग नहीं, ट्री शिफ्टिंग हम करेंगे। उसमें 70% तक की संभावना है कि हमें उसमें सफलता मिल जाएगी। उसके लिए नई मशीनों का उपयोग हो रहा है। और अब आने वाले समय में जो भी होगा, आने वाले समय में बल्कि MPRDC ने तो अभी प्रारंभ भी कर दिया है। अब लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भी जो कार्य होंगे तो 1 मीटर से ऊपर का कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा, बल्कि उसको हम शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह के नवाचारों के साथ में
लोक निर्माण विभाग आगे बढ़ रहा है। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है कि लोक निर्माण विभाग एक नए रोल में, नए कलेवर में और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका परिणाम मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में दिखेगा और लोग याद करेंगे कि लोक निर्माण विभाग अब बदल गया और बदलने की का निश्चित ही क्रेडिट आपको मिलेगा। तो आपने इतनी सारी बातें की हमारे साथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी, जिन्होंने अपने विभाग में जो बदलाव आए हैं उनकी जानकारी दी और विभाग को लेके जो जनता की प्रतिक्रिया होती है, जनता की जो शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों पर भी खुल के सारी बातें की हैं। अगली बार फिर किसी और ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।